भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आईटीआई राजस्थान में मुझे पढ़ाते हुए 26 साल का अनुभव और मैं अभी भी गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में पोस्टेड हूँ, सेवारत हूँ। पिछले 10 साल पहले मैंने अपनी किताबें भी लिखी जो पब्लिश हुई थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी। मैं आपको आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो कि किस तरह से हम किसी बेलनाकार आइसोमेट्रिक ब्लॉक को ऑर्थोग्राफिक में हम बदल सकते हैं। इसको समझाने का जो मेरा तरीका है उसके अंदर मैं बहुत इजी स्टेप लेकर के समझाता हूँ। अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ बारीक चीज़ें पता चलेंगी जो जनरली आप किसी भी वीडियो में या किसी भी जगह देखते समय मिस करते होंगे। और अगर उन बारीक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी गलतियां नहीं होंगी और चित्र आपका बिल्कुल सही बनता चला जाएगा, जिससे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर 50 नंबर का हमारा एनसीवीटी का पेपर है या एससीवीटी का पेपर है तो उसमें से 25 से 30 नंबर यानी कि 50 से 60% नंबर इसी क्वेश्चन से आते हैं। और इसको अगर आप अच्छे तरह से करके जाएंगे तो आपके चांसेस पास होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर के अंदर जो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें यही बड़ा सबसे क्वेश्चन होता है और इसके करने से आप पास होने की गारंटी हो जाती है। तो आज जो मैं आपके लिए चित्र लेके आया हूँ वो एक बेलनाकार ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ तल काट रखे हैं और फिर उसको बनाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो अगर हम इस सवाल को करते समय 6 आसान तरीके अपनाएं तो आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा, गलतियां आपकी कम से कम होंगी और टाइम भी आपका बचेगा। तो जो हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो आता है, ड्रा द फॉलोइंग व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक गिवन ब्लो, फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, एंड प्लान। यानी कि हम जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक देख रहे हैं उसको जो हमारे सवाल आता है उसमें या तो केवल एरो लगा आता है, तो अगर सिर्फ एरो लगा आए तो उसको हमें वहाँ से ये मान के चलना चाहिए कि हमें फ्रंट बनाना है या एलिवेशन बनाना है। और नहीं तो जो क्वेश्चन में आपको फ्रंट या एलिवेशन लिखा भी आ सकता है, साइड व्यू लिखा सकता है, प्लान भी लिखा सकता है। जिस तरह से इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल रहा है कि तीर भी लग रहे हैं और उसमें लिखा हुआ भी है एलिवेशन, साइड व्यू और प्लान कहाँ से हमको देख करके बनाने। तो यदि हम 6 स्टेप लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसके अंदर पहला जो स्टेप होता है, आइसोमेट्रिक ब्लॉक को फ्रंट लिखी तरफ से देखकर थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फ्रंट व्यू, साइड व्यू व प्लान व्यू तीनों की एक दूसरे के प्रति स्थिति को निश्चित करेंगे। यानी कि हम जब फ्रंट व्यू में जब हम इस चित्र को ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदलेंगे, और चूंकि ये 2 तरह के होते हैं, एक फर्स्ट एंगल होता है और एक थर्ड एंगल होता है। फर्स्ट एंगल का जो सिद्धांत होता है उसके अंदर वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में चित्र बनते हैं, और थर्ड एंगल में जब वस्तु को जिधर से देखा जाता है तो देखने वाले की तरफ ही इसके चित्र बनते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर होता है जो हमारे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में होता है। उसके बाद जब हम किसी भी वस्तु को फ्रंट से देखते हैं तो उसके साइड व्यू भी हमारे 2 होते हैं। एक राइट हैंड साइड से देखने पर राइट हैंड साइड व्यू बनता है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखने पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है। और तीसरी जो स्थिति होती है वो हमारे ऊपर से देखने पर बनती है, जिस व्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले स्टेप के अंदर इन तीनों की स्थिति एक दूसरे के प्रति निश्चित करनी होती है। उसके लिए हम एक छोटी वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बीच के अंदर हम फ्रंट लिख देते हैं। और चूंकि हम इस चित्र को थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो इसका जो सिद्धांत है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसी तरफ देखने वाले की तरफ ही वस्तु के चित्र बनते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम प्लान में ऊपर से वस्तु को देखेंगे तो उसका चित्र ऊपर से देखने पर ऊपर ही बनेगा, लेकिन वो फ्रंट के ऊपर बनेगा। यानी कि हमारा प्लान फ्रंट के ऊपर बनेगा। और चूंकि इस वस्तु को हम यहाँ से फ्रंट मान रहे हैं
तो हमारा केवल लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही देखने के लिए उपलब्ध होगा, राइट हैंड साइड व्यू इसमें देखने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो जब वस्तु को पेन जो नीला मेरा पिंक कलर का पेन है उधर से देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाएगा। ये ऑब्जर्वर है हमारा, पेंसिल हमारा ऑब्जर्वर मान सकते हैं। इस कंडीशन में हमारी जो पिंक कलर का पेन है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। तो हमारा थर्ड एंगल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर बनेगा। इस कंडीशन में वस्तु के अंदर जो सिद्धांत हम थर्ड एंगल का लगाएंगे तो वो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर लेफ्ट हैंड साइड में ही फ्रंट के चित्र बनेगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा कहलाएगा। तो जैसे ही हमारे ये तीनों चीज़ डिसाइड हो जाएंगी तो जो बाकी के ब्लॉक्स हमारे काम नहीं आ रहे हैं उनको हम इस तरह से उसको काट सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू के ऊपर वाला जो खाना है यहाँ पर हम एक 45 डिग्री की लाइन गाइडलाइन खींचेंगे, जो कि हमारे को आगे जाके काम में आएगी। तो हमने जैसे ही इस चीज़ को पहले कदम में लिया, इस कदम के फायदे क्या हैं और उसको क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको हाथ की हाथ समझाता जाता हूँ। ये मेरी विशेष बात है कि जब भी मैं किसी चीज़ को समझाता हूँ तो उसके अंदर उसका कारण भी बताता हूँ कि क्यों ये हमको ऐसा कदम कर लेना चाहिए। इस कदम की तैयारी करने के लिए थर्ड एंगल का सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। वस्तु को जिधर से देखा जाता है वस्तु का प्रक्षेप या दर्श देखने वाले की तरफ ही बनता है। थर्ड एंगल में वस्तु को ऊपर से देखने पर प्लान फ्रंट के ठीक ऊपर ही बनता है। इसी प्रश्न में वस्तु को सीधे हाथ की साइड से अगर देखते तो हमारे सीधे साइड व्यू हमारा फ्रंट के राइट हैंड साइड में बनेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। यह कदम लेना क्यों जरूरी है? इस कदम के गलत होते ही छात्र प्लान व साइड व्यू की स्थितियां बदल देते हैं। इससे पूरा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। परीक्षा के समय, परीक्षा समाप्ति के समय दोबारा जांच करने पर तथा गलती होने पर समय व जगह नहीं बचने की वजह से बच्चे के फेल होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं, क्योंकि यही प्रश्न सबसे अधिक नंबरों का होता है। फ्रंट प्लान और साइड व्यू की स्थिति स्पष्ट होने पर दो खड़ी या जिसको हम वर्टिकल लाइन और दो पड़ी यानी कि जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं 15-15 mm की दूरी पर तथा 90 डिग्री के ऊपर लाइन गाइडलाइन के रूप में खींच लेनी हमें चाहिए। तो ये मैं आपको पहले स्टेप के अंदर हमें जो करना चाहिए ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको ये दो लाइन खींचनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे मेरी ये दो वर्टिकल लाइन 15 mm की दूरी पर और ये दो ओरिजेंटल लाइन 15 mm की दूरी पे खींची हुई हैं और हल्की हैं गाइडलाइन के रूप में, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही आपके एंगल में डिफरेंस आएगा तो आपका तीसरा चित्र के अंदर डायमेंशन गलत हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा जो खाना खाली रहता है उसके अंदर एक खाने में हमको 45 डिग्री के ऊपर गाइडलाइन खींच लेनी चाहिए, जिसके ऊपर की हमारी फ्रंट प्लान या साइड व्यू की गाइडलाइन आकर के टकराती है, और फिर उसका डायरेक्शन उन गाइडलाइनों को हम 90 डिग्री के ऊपर घुमा करके दूसरे या तीसरे चित्र की तरफ लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा कदम है कि ब्लॉक की अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की गणना कर लेते हैं। इस कदम से ब्लॉक की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की गणना हो जाती है। इससे कदम 3 में बनाए जाने वाले आयत या वर्ग का अंतिम आकार हमें प्राप्त हो जाता है। यह कदम लेना क्यों जरूरी है? इस कदम से दो फायदे होते हैं। वस्तु की तीनों विमाएं पता चल जाती हैं तथा कदम 3 की तैयारी भी हो जाती है, और दूसरा चित्र में बाद में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये जो कदम होता है इसके अंदर अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगी कि हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है तो उससे आयत या जो वर्ग हम तीसरे स्टेप में बनाएंगे वो एकदम सही बनेंगे। उससे हमारी ड्राइंग जो है 1 mm भी बाहर नहीं जाती है, तो हमारी गलती होने से चांसेस नहीं होते। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की सहायता से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान के लिए आयत या वर्ग बनाना। तो इस कदम से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान के लिए आयत वर्ग बनाते ही वह अधिकतम क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाता है जिसमें कि ये चित्र बनने वाला है। इससे इस कदम को क्यों लेना जरूरी है कि इस कदम से दो फायदे हैं। सभी दृश्यों के लिए अधिकतम क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है, अर्थात चित्र की कोई भी लाइन इन आयत या वर्ग से बाहर नहीं जाती है। और दूसरा जो है, तीनों ही चित्र में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई खड़ी या पड़ी आएगी का पता रहता है। इससे आयत का भी जो हमारा आयत बनेगा वो खड़ा बनेगा या पड़ा बनेगा उसका भी हमारे को पता चल जाता है। इस पॉइंट में हमारे को बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो उसको जो आयत या वर्ग या जो चित्र बनने वाला है फ्रंट का या प्लान का साइड का, वो खड़ी स्थिति में बनेगा या पड़ी स्थिति में बनेगा।
तो ये तीसरा कदम इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चित्र की अगर बात करें, हम इस आइसोमेट्रिक ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ हमारी अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की अगर बात करें, तो यहाँ लंबाई हमारे को, क्योंकि ये बेलनाकार है और डाया इसका 60 है, यानी कि ये इधर से भी हमको 60 दिखेगा और इधर से भी 60 दिखेगा, तो यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास डाया 60 हो जाएगी, यानी कि 60 mm की हमारे पास दोनों डायमेंशन हो जाएंगी। और हाइट की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल हाइट हमारी 80 है यहाँ पे, तो ये 80 हमारे को मिल जाएगी। तो ये दूसरे कदम के अनुसार हमने इसकी अधिकतम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल ली। अब इसके बाद जब हम साइड व्यू और प्लान और उसके लिए आयत के डिसीजन लेंगे, तो हमारा जो फ्रंट में बनने वाला है उसके अंदर उसकी लंबाई इंटू ऊंचाई दिखाई देगी, जो हमारी 60/80 की होगी। उसके बाद हमारे जब साइड में दिखाई देगा तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई दिखाई देगी, जो कि हमारी 60/80 होगी। और उसके बाद जो हमारा प्लान बनने वाला है वो हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, जो कि हमारी 60/60 का वर्ग होगा। यानी कि दो हमारे आयत बनेंगे और तीसरा हमारा वर्ग बनेगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं हमारा जो ये फ्रंट व्यू है, मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ये दोनों लाइन खींचने के बाद ये फ्रंट व्यू बनाया है। तो ये मेरी 60 दूरी है, ये मेरी हाइट 80 है। उसके बाद मेरा जो साइड है वो भी हमारा ये 60 है और ये यहाँ से यहाँ 80 है। और तीसरा जो मेरा प्लान है वो हमारा 60/60 का एक वर्ग बनेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगता है, उसको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा, कि फ्रंट का जो बेस है वो हमारे प्लान के लिए भी बेस होगा। यानी कि फ्रंट का बेस हमारा यहाँ पे जब 60 है तो प्लान का हमारा बेस जो है 60 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो फ्रंट है इसके अंदर ये दूरी हमारी 60 है, तो हमारा प्लान भी यहाँ पर 60 ही है, क्योंकि ये जो हमारी वर्टिकल लाइन जा रही है गाइडलाइन, वो हमको बता रही है कि हमारे को प्लान में भी जो बेस है वो 60 ही मिलने वाला है। उसके बाद जो दूसरा नियम है वो होता है फ्रंट की जो हाइट है वो हमारे साइड के लिए भी हाइट का काम करती है। तो यहाँ आप देखें कि फ्रंट का जो हाइट हमारी 80 है, तो ये हमारे साइड के लिए भी हाइट हमारी 80 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन को ले जाने से हमको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल रही है। और तीसरा होता है हमारा साइड का जो बेस है वो हमारे प्लान के लिए हाइट का काम करती है। तो प्लान का बेस हमारा यहाँ पे 60 है, इसको जब यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ले जाके जब इसको हम ऊपर वर्टिकल लाइन से ले जाकर घुमाएंगे, तो ये दूरी जो हमारी 60 है वो यहाँ पर हाइट का काम 60 के रूप में करेगी। ये इसका मतलब ये हो गया कि बेस हमारा, अगर साइड का बेस हमारा 60 है तो प्लान का जो हाइट है वो हमारी 60 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्लान बनने वाला है वो 60/60 का वर्ग बनेगा। फ्रंट जो है हमारा 60/80 का आयत है और साइड भी हमारा 60/80 का आयत है। और चूंकि ये चित्र जो है वो बेलनाकार है, इसके अंदर कुछ विशेष बात है जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। उसका जनरली किताबों में गलती होती है, जिस किताब से इस चित्र को बना रहा हूँ वहाँ पे भी गलती है, उसको मैं सुधार के आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर गलती छोड़ दी गई है। तो यहाँ हमने अभी चर्चा करी कि 3 हमारे कदम हो गए। चौथा कदम जो है आइसोमेट्रिक ब्लॉक के दिखाई दे रहे तलों को ABCD अक्षरों से नामकरण करेंगे। इस कदम से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू दृश्य में कौन कौन से तल दिखाई देंगे का पता चल जाता है। यह कदम लेना क्यों जरूरी है? इससे सभी दृश्यों फ्रंट, प्लान और साइड व्यू में दिखाई देने वाले तलों की पहचान आसान हो जाती है तथा गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ अगर इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट है, ये एलिवेशन है, तो हमारे को एक ये चित्र के अंदर तल दिखाई देगा, एक ये देगा B, इसको C मान लें, इसको D मान लें, इसको E मान लें, और एक लास्ट में इधर जो तल दिख रहा है ये वाला, ये F मान लेते हैं। तो हमारे को ये A से लेकर के F तल दिखाई देंगे, जिनके हमने यहाँ पर आइसोमेट्रिक ब्लॉक के अंदर उनके नाम रख दिए हैं। अब ये तल हमारे को प्लान में, साइड में और फ्रंट में जब बनाएंगे तो कौन सा तल कौन से व्यू में दिखाई देगा, ये बड़ा आसानी से हमको पकड़ में आ जाएगा। अगला जो कदम है, नामकरण किए गए तलों को आकृति और आकार, शेप और साइज के अनुसार फ्रंट, साइड व प्लान के लिए बनाए गए आयत या वर्ग में स्थानांतरित कर देंगे। यानी कि हमने जो ये तल यहाँ पे तलों के नाम रखे हैं, इन तलों को इनके आकृति और उनके आकार के अनुसार उठा करके प्लान, फ्रंट और साइड व्यू के लिए जो हमने यहाँ पे ये आयत बनाए हैं उसके अंदर हम स्थानांतरित कर देंगे। और छठा जो पॉइंट है वो है
5वें पॉइंट के अंदर इस कदम से आकृति और आकार के अनुसार तलों को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है। यह कदम लेना इसलिए जरूरी है, इससे सभी तलों को अलग अलग दिशाओं से देखने पर दिखाई दे सही स्थान पर रखे जा सकते हैं तथा गलतियां होने की संभावना नहीं होती। इसके लिए अधिक से अधिक हल्की गाइडलाइन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कम मेहनत, कम समय और कम से कम गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। और छठा जो कदम है वो है हमारा कि डायमेंशन तथा सिंबल बनाएं। इसको बनाने से पूछे गए प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाता है। यह कदम लेना इसलिए जरूरी है कि इससे ही उत्तर पूर्ण होता है तथा सिंबल बनाने से स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट या थर्ड एंगल में बना है। और साथ में हमारे को इस सिंबल बनाने के अगर 30 नंबर का सवाल है तो 3 से 5 नंबर आपको जांचने वाला आराम से उसके अंदर दे देगा, और इसमें हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। तो हम यहाँ पे अब 6 स्टेप के बारे में समझ चुके हैं। अब अगर हम चित्र बनाने जाएं तो हम जब फ्रंट में या एलिवेशन में वस्तु को यहाँ से देखेंगे तो हमको जो तल दिखाई दे रहे हैं उसमें ए तल दिखाई देगा और सी तल दिखाई देगा। अब यहाँ जो विशेष बात है, क्योंकि ये बेलनाकार आकृति है, तो बेलनाकार के अंदर खास बात ये होती है कि जब उसको कहीं से भी हम देखते हैं तो वो दो दृश्यों से हमको आयताकार दिखेगा और एक दृश्य से वो गोलाकार दिखेगा। तो यहाँ पे हम जब एलिवेशन में देखेंगे तो ए तल जो दिखाई देगा वो हमको आयत दिखाई देगा, और उसका जो साइज होगा वो हमारे को ये 60 और इसकी जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है वो 40 दिखाई देगी, क्योंकि 80 में से 40 घटाएंगे तो ये 40 दूरी हमारी यहाँ पे रह जाएगी। तो हमारा जो आयत बनेगा वो 60/40 का बनेगा, जो कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो चूंकि हम ये 60/80 का आयत बना चुके हैं ऑलरेडी, तो हमको केवल एक लाइन खींचनी है जो कि 40 की दूरी पर है। तो वो ये दूरी हमारी यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा, उसकी हाइट हमारी 40 रहेगी और उसकी बेस जो है 60 रहेगी। तो ये हाइट तो हमारी यहाँ पे 40 हो गई। दोनों साइड हम हाइट ले लेंगे और बेस हमारा यहाँ पे 60 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा तल है सी, इसको देखें दोबारा। ये जो ए तल हमारे को दिखाई दिया, उसके अंदर हमारा बेस 60 हो गया और हाइट इसकी 40 हो जाएगी, क्योंकि 80 में से 40 घटेगी तो 40 रह गई। उसके बाद हमारे को सी तल दिखाई देगा, जिसका बेस हमारा वही 60 रहेगा और हाइट हमारी 40 हो जाएगी, यानी कि आयत हमको दिखाई देगा सी के रूप में। तो यहाँ पर ये सी तैयार है। तो ये ए हमारा तल तैयार हो गया और ये हमारा सी तल तैयार हो गया। उसके बाद जब हम इसके अंदर ऊपर से देखेंगे, प्लान बनाएंगे, तो प्लान में देखने पर हमारे को, क्योंकि ये डाया 60 है तो पूरे डाया तो दिखाई देगा ही देगा। उसके अंदर बी तल, डी तल और पीछे एफ तल दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर बी हमारे को कुछ आधे अर्ध गोलाकार दिखाई देगा, डी हमारे को कुछ आयताकार दिखाई देगा और एफ हमारे को फिर से आधा अर्ध गोलाकार दिखाई देगा। तो मैं गोले बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर पहले हम पूरा 60 डाया का गोला बनाने के बाद डी बनाएंगे, जिसकी की चौड़ाई हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रकार काम में लेते हैं तो हमें वर्टिकल सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन जरूर खींचनी चाहिए। सेंटर लाइन हमारी एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश से बनती है। तो मैं यहाँ पहले आपको डाया 60 का वृत्त बना के दिखाता हूँ, उसके अंदर फिर डी दिखाऊंगा जिसकी चौड़ाई हमारी 20 होगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा ये अभी अपन आगे देखेंगे। तो ये सेंटर हमारे पे आ गया। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल सेंटर लाइन खींच रखी है और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन खींच रखी है। और चूंकि ये वर्ग हमारा बना था 60/60 का, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो 30/30 का हो जाएगा। तो हमको प्रकार में भी 30 ही लेना है, क्योंकि डाया 60 बनाने के लिए रेडियस हमारा 30 का होना चाहिए। तो ये हमारा रेडियस 30 का हो गया और यहाँ हमारा ये गोला हमने इस तरह से बनाया।
तो ये हमारा जो गोला तैयार हो गया। उसके बाद जो हमारा डी तल दिखाई दे रहा है उसकी चौड़ाई 20 है, तो जो 10 mm ऊपर 10 mm नीचे होगी। तो यहाँ मैंने ये 10-10 mm की दूरी पर ये लाइनें डॉट्स लगा रखे। तो मैं यहाँ पे इसके पैरेलल में इस सेंटर लाइन के हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के पैरेलल में 20 की डायमेंशन लेने के लिए 10 ऊपर और 10 नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा जो कि गोले के परिधि पे आकर रुक जाएगी। तो आपने देखा कि ये इस तरह से ये हमारा डी तल दिखाई दिया है। यहाँ पे ये हमारा बी तल होगा और ये हमारा एफ तल होगा। अब यहाँ जो मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो गोला बना उसके अंदर जो ये 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे जो हमने हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींची है वो हमारे को इस परिधि पे यहाँ आके मिल गई इन 4 पॉइंटों पे। अब इन चारों पॉइंटों की हमारे को गाइडलाइन लेके जानी है जो हमारे को फ्रंट में वर्टिकल नीचे जाएगी, और फिर हम इसको जब हॉरिजॉन्टल खींचेंगे 45 डिग्री के लाइन पे यहाँ आगे लेके आएंगे उसको हम नीचे 90 डिग्री पे घुमा करके साइड व्यू में लेके जाएंगे। तो यहाँ इसके लिए हमको क्या करना है कि आप शीट को इस तरह से घुमा लें, और अगर आपके पास सेट स्क्वायर या ये रोलर ड्रा है तो इसको इस तरह से पहले वर्टिकल लाइन के साथ इस सेट स्क्वायर को रोलर ड्रा को सेट करें और इसको आगे हल्का सा सरकाएंगे, तब हमारे ये बिंदु आ जाएंगे। इन बिंदुओं से हम हल्की सी गाइडलाइन नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और ये जो दोनों पॉइंट है वो एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर आने चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो हमारे पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इनकी वर्टिकल गाइडलाइन हमारी नीचे चली जाएगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये अभी अपन समझेंगे। तो यहाँ जब मैं इसको बनाऊंगा चित्र को फ्रंट को, तो आप इसके अंदर गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो शीतल है और ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है गोले के हिसाब से, तो ये यहाँ पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूँ तो ये गैप रह जाता है यहाँ पे, और ये गैप रहने की वजह से इसकी जो वर्टिकल हमारी जो गाइडलाइन नीचे गई है, हमारा सी जो तल है वो पूरा ना बन के यहाँ से यहाँ ना बन करके एक्चुअल में यहाँ से और यहाँ तक ही बनेगा, और वो पीछे की लाइन हमारी अलग से दिखाई देगी, क्योंकि छोटे होने की वजह से वो हमको अलग से तल दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इस पर मैंने नाम नहीं रखा है। तो एक्चुअल में सी तो हमारा ये इस जो लाइन जो हमने अंदर खींची है ये दोनों इस तक ही बनेगी, और ये जो हमारे दोनों साइड लाइन रह जाएगी वो ये जो डिस्टेंस है हमारा इस पॉइंट की अगर पीछे तक ले जाए तो ये जो हमारे सेंटर से ये दूरी आ रही है, इसको आप गौर से देखें। जब इस लाइन को मैं आगे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है इस पे और ये जो हमारा गोले का एंड पॉइंट है, इन दोनों से एक गैप आ रहा है, उससे ये दूरी हमारी यहाँ पे बच जाएगी। ये एक तरह हमको एक्स्ट्रा दिखाई देगा सी के साथ में। अब क्योंकि उसमें जगह नहीं थी लिखने के लिए इसमें मैंने इसका तलों का नाम नहीं रखा, और यही गलती जो है आप अगर इस किताब में देखेंगे तो जिनने भी इसको बनाया है उन्होंने ये गलती कर रखी है। यहाँ पर जो शीतल है वो पूरा दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर एक इसकी गाइडलाइन नीचे आनी चाहिए थी, यहाँ पे इधर से और इधर और इधर से इधर। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इस किताब के अंदर गलती दे रखी है। उसके बाद ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डी तल की दोनों, इनको हम आगे सरका के ले जाएंगे, आगे बना के ले जाएंगे। 45 डिग्री लाइन पे ले जाने के बाद इसको हम 90 डिग्री नीचे घुमाएंगे, तो ये 45 डिग्री पे यहाँ आ गई। इसी तरह ये लाइन हमारी 45 डिग्री पे यहाँ आ गई। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है जो इसकी गाइडलाइन आगे लेके गए, इधर इसकी गाइडलाइन को लेके गए, और ये 45 डिग्री के लाइन पे ले जाने के बाद हम इसको जो है वर्टिकली नीचे लेके जाएंगे। इसके लिए मैंने शीट घुमा ली है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से हम नीचे लेके जाएंगे, और इसी तरह इस पॉइंट से भी हम नीचे लेके जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी इसकी गाइडलाइन आई 45 डिग्री पे लाने के बाद इसको हमने वर्टिकल नीचे ले गए, और इसको जब हम अब इस ब्लॉक को, आइसोमेट्रिक ब्लॉक को हम जब साइड से देखेंगे तो हमारे को एक ई तल दिखाई देगा। ई तल में हमारे को ये उल्टा टी जैसा दिखाई देगा, क्योंकि ई तल है उसका जो फैलाव है वो डायस 60 ही होगा, और 60 होने की वजह से सेंटर से 30 इधर और 30 उधर जाएगा,
और ये जो हमारी पट्टी है जो 20 की थी, तो सेंटर से हमारे को 10 इधर और 10 इधर मिलेगी, जो हमको गाइडलाइन से मिल चुकी है। तो आप देखें यहाँ पर ये हमारे को जो ई तल था उसकी जो टी शेप बन रही है, तो उसको ऊपर का जो शेप है वो हमको यहाँ से 20 डी वाला जो तल है उसको जब आगे अपन सरकाएंगे तो हमको मिल चुका है। और यहाँ हम जो ई तल बनाएंगे वो उसकी हाइट यहाँ तक 40 होगी, और ये यहाँ पे 40 हाइट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको मैं इस गाइडलाइन को मेरे को जहाँ जहाँ केवल बनाना है उसी को गहरा करूँगा, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। गाइडलाइन को हल्का बनाने का यही फ़ायदा है कि जहाँ तक आपको चाहिए उसको बनाएं, बाकी को छोड़ दें। तो इसलिए गाइडलाइन और जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो उसकी गहराई में अंतर होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाने की वजह से ज़्यादा गहरा बनाना पड़ रहा है, बाकी इतना गहरा बनाने की ज़रूरत होती नहीं है। जब आप बनाओ तो उसके अंदर लाइनों का ध्यान रखें, गाइडलाइन बिल्कुल हल्की बनाएं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए उस गाइडलाइन के ऊपर जब दोबारा लाइन खींचोगे तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ ये ई तल बन चुका है जो कि उल्टा टी शेप में है, तो मैं यहाँ इसको ई लिख सकता हूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारे इसके अंदर था, जो किताब में भी आपने देखा गलत था। यहाँ पर जो हमारे ये पॉइंट आए, जो गोले की परिधि पे जब जा करके ये पट्टी हमारी मिलती है डी वाली, तो उसको जब नीचे ट्रांसफर करते हैं तो हमारे ये गैप हमारा एक सी, हमारा अंदर वाली दोनों लाइन से सी बनेगा, और लास्ट में ये दोनों लाइन अलग से दिखाई देंगी, जो कि बहुत हल्की या कम होने की वजह से दिखाई ऐसी देंगी। और लास्ट में हमारा जो छठा पॉइंट था उसके अंदर आप इसके डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने के लिए ये एक्सटेंशन लाइन बाहर निकालेंगे। ये एक्सटेंशन लाइन बाहर निकाल करके ये हमारी डायमेंशन लाइन है जो हमारे इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, और यहाँ पर हम अच्छा सा तीर, सुंदर सा तीर बना करके ये 60 लिख देंगे। यहाँ पर भी ये डायमेंशन लाइन बाहर निकाल करके, और ये हमारी एक्सटेंशन लाइन ये 60 कहलाएगी। उसके बाद ये डिस्टेंस हमारी 40 है। टोटल हाइट हमारी 80 है, तो हम ये एक्सटेंशन लाइन आगे बढ़ा के स्केल की सहायता से लेंगे और यहाँ 80 लिख देंगे। और ये दूरी हमारी 40 है, तो ये दूरी हम यहाँ पे 40 लिख देंगे, और ये हम तीर यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। और चूँकि ये दूरी हमारी 20 है, तो एक जगह आप डायमेंशन दे दें, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर आपने दे दिया तो उसको प्लान में ले जा कर के डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी डिस्टेंस 20 हो जाएगी। ये हाइट 80, ये 80 है, ये 40 हो गई। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी यहाँ से निकल के आएगी, तो हमको देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा जो गोला है इसकी जो डायमेंशन देने के लिए हमको लैडर लाइन खींचनी चाहिए, और लैडर लाइन का तरीका है कि हम 45 डिग्री पे लाइन बाहर निकालेंगे। तो जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो 45 डिग्री की लाइन आ गई। तो इस गोले के टच करते हुए हमने बाहर निकाली ये लाइन। ये देखें आप, ये गोले को टच करते हुए हमने ये लाइन बाहर निकाली, और इसको हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ तीर लगा के और यहाँ लिख दिया डाया 60। ये प्लान हो गया। इसी तरह ये हमारा फ्रंट हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ लगभग डायमेंशन हमारी पूरी हो गई है। अब लास्ट में रह गया हमारा सिंबल, और क्योंकि हमने चित्र बनाया थर्ड एंगल के अंदर, तो थर्ड एंगल का जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनता है। इसका सिद्धांत यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके तरफ ही हमारे चित्र बनते हैं। तो छोटी लाइन की तरफ गोले बनाएंगे तो हमारा ये थर्ड एंगल का सिंबल कहलाएगा। यहाँ पर जो छोटी लाइन, पहले हम सबसे पहले सेंटर लाइन खींचेंगे, जो हमारी एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश से बनती है। उसके बाद सेंटर से 10 ऊपर और 10 नीचे, और यहाँ से 40 की दूरी पर 15 ऊपर 15 नीचे। तो ये बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन। तो छोटा गोला हमारा डाया 20 का या रेडियस 10 का, बड़ा गोला हमारा डाया 30 का या रेडियस 15 का होगा। और ये इस तरह से हम गाइडलाइन लेकर के इसका थर्ड एंगल का हम सिंबल बना देंगे, जिससे कि हमको 3 से 5 नंबर आराम से कॉपी में या शीट पे हमको मिल जाए एग्ज़ाम के टाइम में। तो आपने देखा किस तरह से बेलनाकार आइसोमेट्रिक ब्लॉक को ऑर्थोग्राफ में बदला जाता है। अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका और जो मैंने स्टेप आपको समझाए हैं ये आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को
दबाएं, जिससे कि जो मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कलर्ड वीडियो बनाए जो जल्दी से कहीं उपलब्ध नहीं है, उसको देखेंगे तो आपको और फंडामेंटल्स आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने के क्लियर हो जाएंगे। और आप अपने दोस्तों को, अगर बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।